हेलो क्लास। न्यूटन सर आपके लिए लेके आए हैं न्यूटन एजुकेशन हब पे बहुत आसान और एक बेहतरीन तरीके से लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो बोर्ड में आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो अगर आपको ये बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ना है, एनसीईआरटी की डिटेलिंग के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूं इस चैप्टर को, तो आपको बस फोकस करके मेरी बात को 2 4 5 मिनट सुन लेना है और जो मैं आपको स्टोरी बताऊंगा उस कहानी के थ्रू, जैसे कि मैं आपको हर एक चैप्टर को स्टोरी टेलिंग के साथ बताता हूं और चैप्टर आसानी से हो जाता है। तो आपको बस सुनना है और ध्यान से बात को समझना है, फिर आप समझोगे कि यार इतना आसानी से चैप्टर क्लियर हो गया है। तो हम पढ़ने वाले हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली और स्कूल्स में भी। इस स्लाइड के बाहर जो मैं आपको आज टॉपिक बताऊंगा उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, जो भी है सब इसके अंदर ही अंदर है, मतलब सब अंदर ही है, तुम लोग समझ रहे होगे है ना। चलो तो स्टार्ट करें। तो हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हमें क्या चाहिए, देखो एक सिंपल सी बात है। भाई लाइट की बात कर रहे हैं तो हमें लाइट के बारे में तो पता होना चाहिए। तो लाइट क्या होती है? लाइट, अगर एक आसान भाषा में समझे, लाइट वो है जो हमें सराउंडिंग को देखने में या कलरफुल वर्ल्ड को देखने में हमारी हेल्प करती है। और हमें देखो क्या ना, चीजें बहुत सारी हैं और अलग अलग तरीके की, सबके कलर अलग अलग हैं, वो सब अगर विजिबल है और सिर्फ वो लाइट की वजह से है। ओके, तो लाइट हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमें उसको अच्छे से डिस्कस करना चाहिए। चलो तो स्टार्ट करेंगे। तो लाइट में हम क्या क्या इस पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। तो लाइट में आएगा पहले रिफ्लेक्शन और फिर इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और फिर हम क्या पढ़ेंगे इसमें? हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स और फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इन मिरर्स को कहां पे यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक, जिसमें हम मीडियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मीडियम की बात करेंगे, लॉज की बात करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसे हम इसमें रिफ्लेक्शन में भी किसकी बात करेंगे? लॉज की बात करेंगे। किसके लॉज? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर आगे लेंस पढ़ेंगे हम लोग। लेंस को आप स्फेरिकल स्फेरिकल सरफेसेस बोल सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, ये इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने इसके अंदर कुछ डाले। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को आगे पढ़ के चलेंगे। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस स्टोरी के हिसाब से चीजें कैसे हो रखी हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या था, ये बहुत पुरानी बात है, ज्यादा ही पुरानी है, मतलब समय से बहुत ज्यादा पुरानी। न्यूटन का नाम सभी ने सुना है। तो न्यूटन क्या करता है, वो अपने साइंटिस्टों से, अपने दोस्तों से मिलता है, कहता है कि मैंने लाइट के बारे में ये चीजें जानी है और लाइट इस तरीके से। तो कहते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो सब लोग संग में बैठे होते हैं, एक ऐसा रूम या फिर ऐसा ग्रुप सा मान लेते हैं, वहां पे बैठे हुए होते हैं और न्यूटन से कहते हैं ठीक है भाई न्यूटन बताओ क्या कहना चाह रहे हो तुम। तो न्यूटन कहता है कि मैंने लाइट के बारे में कुछ जाना है। तो ठीक है, वो कहते हैं चलो तुम बताओ लाइट के बारे में। तो न्यूटन कहता है कि जो लाइट है, मान लेते हैं लाइट का मेन सोर्स क्या है? सन है। मेन सोर्स क्या है? सन। और सन से जो आ रही है वो लाइट रेज है। लाइट रेज। अब बात ये है कि सर लाइट रेज क्यों बोल रहे हैं इसको हम, कि रेज क्या होती हैं? तो न्यूटन कहता है कि देखिए रेज क्या होती हैं, रेज वो होती हैं जिनके पास स्टार्टिंग पॉइंट तो हो, जिनके पास स्टार्टिंग पॉइंट तो हो, लेकिन उनके पास एंड पॉइंट ना हो। क्या ना हो? एंड पॉइंट ना हो। जिनके पास एंड पॉइंट ना हो और जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट हो, उसको हम बोलते हैं रे। और लाइट के पास सेम चीज है। लाइट जहां से चल रही है, जहां से उसने चलना स्टार्ट करा है, उसको बोलते हैं सन, या फिर कोई सोर्स रहेगा और सोर्स उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। फिर जहां वो आखिर तक जाएगी उसका तो हमें पता ही नहीं है कि लाइट कहां तक जा रही है। इसका मतलब लाइट का एंड पॉइंट हमें नहीं पता, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? उसका सोर्स। इसलिए हमने लाइट को लाइट रे कह के बोला है, लाइट रेज। ओके, फिर न्यूटन कहता है कि सन से जो लाइट रेज आ रही है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। किस फॉर्म में आ रही है? एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में। क्लियर है? तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं ठीक है भाई, अच्छी बात है, जो सन से लाइट रेज आ रही हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रही हैं। ठीक, तो न्यूटन कहता है कि उन पैकेट्स के पास एनर्जी है। क्या है उनके पास? एनर्जी। और फिर आगे आगे बात चलते रहती है। तो फिर आगे न्यूटन अपनी बात रखता है, कहता है कि लाइट जो है ना, आपको दो तरह के फिनोमिना दिखाएगी फिलहाल आपके चैप्टर के हिसाब से, वरना बहुत सारी चीजें, स्केटरिंग है, डिस्पर्जन, बहुत सारी चीजें। तो न्यूटन कहता है कि जो लाइट है वो दो तरह की फिनोमिनास आपको करके देगी। एक वो रिफ्लेक्शन दिखाती है। लाइट क्या दिखाती है? रिफ्लेक्शन।
और दूसरा क्या दिखाएगी, रिफ्रैक्शन दिखाएगी। क्या दिखाएगी, रिफ्रैक्शन। अब वो कहते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंटली बताओ ये चीजें कैसे हो सकती है। तो तब न्यूटन कहता है देखो भैया ये काम कैसे हो सकता है। वो बोलता है कि भैया अगर मान लो तुम एक पानी भर के लेके आओ बाल्टी, मतलब एक बाल्टी लेके आओ और उसमें तुम पानी भर के ले। साइंटिस्ट लोग कहते हैं ठीक है भैया हम मंगा रहे हैं। वो अपने शागिर्द से बोलते हैं, अपने पंटर से बोलते हैं कि जाइए भैया एक बाल्टी पानी ले आओ। तो उनका पंटर एक बाल्टी पानी ले आता है तो पंटर बाल्टी रखता है। तो न्यूटन कहता है देखो अगर हम बाल्टी के अंदर इस तरह देखें तो हमें दो सरफेस दिखेंगे, एक चेहरा हमारा ऊपर बनते हुए दिखेगा और एक चेहरा हमारा तले हुए नीचे बनते हुए दिखेगा। कहते ठीक ठीक। तो कहता है कि देखो जो चेहरा सरफेस पे बना है ऊपर की तरफ उसमें लाइट टकराई और टकरा के सेम मीडियम में आ गई। मतलब लाइट ने मीडियम चेंज नहीं करा, लाइट बिना मीडियम चेंज करे अपने रास्तों को चेंज करके आ रही है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन है। और जो नीचे चेहरा बन रहा है, जो नीचे चेहरा बन रहा है उसमें लाइट मीडियम चेंज कर रही है। क्या चेंज कर रही है, मीडियम। इसलिए वो आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अच्छा ऐसी बात है। तो न्यूटन ने सारी चीजें बताई, उसके बाद आगे कहानी चलती रही और अब मैं न्यूटन आपको आगे इस बारे में बताने वाला हूं कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होता क्या है। चलो तो भैया डिटेल में समझ लेते हैं। बाकी बकवास चीजों को हटाते हुए अब हम मुद्दे पे आते हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए सरफेस। क्या चाहिए, सरफेस। कैसा सरफेस चाहिए सर, एक पॉलिश्ड सरफेस चाहिए। कैसा चाहिए, पॉलिश्ड सरफेस। ओके पॉलिश सरफेस ले लिया। किस चीज की पॉलिश करें सर जी, AgNO3 की कर लेते हैं। किसकी करेंगे, AgNO3 की। आप लोग इसको रेड ऑक्साइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेड ऑक्साइड। ओके अभी क्या होगा, वो कह रहा है कि ये हमारे पास एक वेल पॉलिश्ड सरफेस है, यहां से लाइट आती है। क्या आती है, लाइट। जैसे लाइट आई और वो सरफेस पे टकराई तो इस लाइट ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, अपना पाथ चेंज करा है, लेकिन मीडियम चेंज नहीं करा है। कि हम जैसे यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमें इसके कुछ एंगल्स भी मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, एंगल्स। तो अभी समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जब एक लाइट रे, क्या बोलेंगे, जब एक लाइट रे अपना मीडियम, मतलब अपना मीडियम चेंज ना करे लेकिन वो अपने पाथ को चेंज कर ले। किसको चेंज कर ले, पाथ को। तो कह सकते हैं व्हेन अ लाइट रे चेंजेस इट्स पाथ विदाउट चेंज इट्स मीडियम। बिना अपने मीडियम को चेंज करे जब लाइट क्या करे, अपने पाथ को चेंज कर ले, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिपीट करेंगे एक बार सब लोग, क्या कहना है, व्हेन अ लाइट रे चेंजेस इट्स पाथ विदाउट चेंज इट्स मीडियम। वो अपने मीडियम को बिना चेंज करे वो अपने पाथ को चेंज कर ले, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब एक आसान सी डेफिनेशन भी है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कि जैसे बॉल होती है ना, बॉल, बॉल को ऐसे दीवार पे फेंक के मार रहे हैं हम लोग, दीवार पे ऐसे बॉल को फेंक के मारेंगे, बॉल धड़ाक से वापस आएगी, तो वो बाउंसिंग बैक हो गई। लाइट क्या होगी यहाँ पे, बाउंसिंग बैक। तो इस तरह कहा गया है कि डेफिनेशन के बेस पे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, मीडियम को चेंज नहीं करना। ये भी डेफिनेशन ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक्ड ऑन अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब कोई लाइट किसी सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाए तो इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। बाकी दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि लाइट क्या करेगी, लाइट जब अपने मीडियम को चेंज करे बिना, लाइट मीडियम को चेंज नहीं कर रही लेकिन वो अपने पाथ को चेंज कर ले, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब समझते हैं यहाँ पे कितने तरह के रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन आपको दो तरह के मिलेंगे, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मतलब एक रेगुलर में सरफेस कैसा होगा, पॉलिश्ड होगा, वेल पॉलिश। लेकिन डिफ्यूज में इरेगुलर सरफेस होगा, उसमें कुछ पोर्स रह जाते हैं, जैसे लकड़ी हो गई या वुडन चीज होगी कुछ तो इस तरह की चीजें होती है। मान लीजिए ऐसा करके कि हमारे पास कोई ऐसा इरेगुलर सरफेस है, एक इरेगुलर सरफेस है, इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं। जब लाइट इस पे आके गिरेगी तो इधर उधर भाग जाएगी, लाइट गिरेगी तो क्या होगा, इधर उधर भाग जाएगी, तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर, मतलब जब किसी रफ सरफेस पर कोई लाइट रे
किसी रफ सरफेस पर कोई लाइट रेज गिरे और वो इरेगुलरली मूव करे, कोई परफेक्ट इमेज फॉर्म ना करे, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर तो आपको पता ही है, इसमें जो सरफेस होगा वो स्मूथ होगा या वेल पॉलिश्ड होगा। जब किसी वेल पॉलिश सरफेस या स्मूथ सरफेस पर, क्या कहना है, वेल पॉलिश सरफेस या स्मूथ सरफेस पर लाइट टकराए और वो अपने मीडियम को बिना चेंज करे अपने पाथ को चेंज कर ले, तो इस फिनोमिना को हम क्या कह देंगे, इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे चलेंगे, अब बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन के क्या लॉज होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां आप समझ सकते हैं, पहली बात, ये आपके पास हो गया पॉलिश्ड सरफेस, इसको हम बोलेंगे, ये है आपके पास पॉलिश्ड सरफेस। चलिए, ये हो गया पॉलिश्ड सरफेस, इस पे एक रे आके गिर रही है जिसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ओके, ये हमारे पास इंसिडेंट रे आ गई। फिर हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ करा है, नॉर्मल। याद रखना, नॉर्मल रे नहीं बोलना बच्चों, ये नॉर्मल है जो हमेशा परपेंडिकुलर गिरता है सरफेस के, मतलब सरफेस के साथ ये पूरा 90 डिग्री का एक एंगल सस्टेंड करेगा। क्लियर है। तो हमारे पास एक क्या है, इंसिडेंट रे जो सरफेस पर गिर रही है, दूसरा क्या है, नॉर्मल, और तीसरा है ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो क्या कह सकते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस। एक पॉइंट, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है जो कहां पे लाई कर रहा है, सरफेस पे। तो एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस एंड ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। जैसे बोर्ड है तो ये बोर्ड एक प्लेन हो गया, तो ये सब कहां पे लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं राइम के तौर पे, कैसे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे at a point on the surface, at a point on the surface and all lies on the same plane and lies on the same plane। तो ये हमारा फर्स्ट लो हो जाएगा, या इसको सेकंड लो भी बोल सकते हैं। जैसे सेकंड लो की बात करें या एंगल वाले लो की बात करें, तो फर्स्ट लो में हमारा क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या कह सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। ध्यान रखना है, कहां बनेगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ध्यान देना, देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल आई होगा। क्या होगा, एंगल आई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलेंगे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा। कहां बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल की। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो हमारे पास सेकंड लो हो जाएगा या फर्स्ट लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमने अब तक क्या पढ़ा, न्यूटन की सारी बातें, न्यूटन ने रिफ्लेक्शन के बारे में बताया, रिफ्रैक्शन के बारे में बताया। हम रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन दो तरीके से हमने समझ लिया, कैसे, कि अगर कोई लाइट रे बिना अपना मीडियम चेंज करे, अगर वो हवा में है तो हवा में रहेगी, पानी में है तो वो पानी में रहेगी, अगर वो दारू में तो पौवे में रहेगी, मतलब दारू में तो दारू, ऐसा मतलब एल्कोहल में तो एल्कोहल में रहेगी। समझ सकते हैं आप लोग, है कि नहीं है। तो इस तरीके से चीजें हो सकती है। अच्छा, तो इसने क्या करा, अपना पाथ चेंज करा है लेकिन अपने मीडियम को चेंज नहीं करा। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ लाइट रे चेंज इट्स पाथ विदाउट चेंज इट्स मीडियम, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके हमने दो लॉ डिस्कस करे हैं और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखे। अब हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। ठीक, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ डिटेल में कि क्या होता है। एक इंसिडेंट रे, एक क्या होगी, इंसिडेंट रे। चलिए, ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, यहां से एक रे आ रही है, कह सकते हैं इंसिडेंट। ओके, ये हमारे पास सरफेस, ये हमारे पास एक वेल पॉलिश्ड सरफेस, ये ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसपेरेंट सरफेस के पीछे AgNO3 की हमने पॉलिश कर रखी है रेड ऑक्साइड की। जैसे इंसिडेंट रे यहाँ पे गिरती है, कौन सी रे, इंसिडेंट रे। चलिए, हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया है नॉर्मल। ओके, ये हो गया है नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतने ही एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ जो एंगल बनेगा
वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंगल आर। और ये आपका वो पॉइंट है जिसको हम लॉ में बोल रहे थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्लियर? तो क्या कहेंगे, व्हेन अ लाइट रे, ऐसा बोल सकते हैं, व्हेन अ लाइट रे, व्हेन अ लाइट रे changes its path, when a light ray changes its path, changes its path without 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 change its medium, without change its without change its medium। तो अगर वो बिना अपने मीडियम को चेंज करे, बिना अपने मीडियम को चेंज इट्स मीडियम, बिना अपने मीडियम को चेंज करे, without change its medium, this phenomena is known as, this phenomena are known as reflection of light, reflection of light। ये ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास रिफ्लेक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन। अगर आगे देखें, इसमें लॉज की बात करें तो दो लॉ आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला लॉ होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, या नॉर्मल। और क्या लेंगे इसमें, नॉर्मल लेंगे, नॉर्मल। ये एक पॉइंट पे आते हैं, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस, एट अ पॉइंट ऑन द, एट अ पॉइंट ऑन द surface and all lies, all lies on, lie on, lie on same plane। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, lie on, lie on, all lie on same plane। ये सेम प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक। अब इसके बहुत अलग अलग जगह हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन को। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस को बना सकते हैं। क्लियर है? रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आप इनको बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, वो सरफेस जो रिफ्लेक्ट करते हैं। बना कैसे है, मेन चीज ये है, एक बार ये देख लेते हैं कि ये बनी कैसे है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ टर्म आपको सुनने के लिए मिलेंगे, ध्यान देना। जिसने सीख डाला ना, जिसने ये सीख डाला भाई लाइफ जिंदा डाला, ये समझना है बस। मुद्दे का सौदा ये वाला है। क्या हुआ, क्या सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक होलो स्फेयर लेंगे। क्या होलो स्फेयर, एक ऐसा होता है ना जो 4 रुपए वाली बॉल आती है ना, अंडे वाली बॉल, जैसे गली गली में खेलते हैं, 4 रुपए वाली अंडे वाली बॉल आती थी अंदर से खाली। ऐसे हमें कांच की बॉल लेनी, ये हमने कांच की बॉल ले ली इस तरीके से। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये ध्यान से अगर आप देखो तो एक कर्व फॉर्म में मुड़ी हुई है, कर्व। क्या कर्व है, ये है आपका कर्व। एक नंबर चीज है, ध्यान से सुनना, ये मुड़ी हुई चीज है, कर्व है। और ये कर्व स्ट्रक्चर है, क्या है कि स्ट्रक्चर। तो कर्व में अगर मैं स्ट्रक्चर जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, स्ट्रक्चर, तो कर्व प्लस लास्ट वाला जो वर्ड है उसको मिलाएंगे तो आपको कर्वेचर मिलेगा। क्या मिलेगा, कर्वेचर। क्या मिलेगा बच्चों, कर्वेचर। तो यहां एक वर्ड में यूज करूंगा, इसके सेंटर को मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी का मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझे? इसलिए क्योंकि कर्व स्ट्रक्चर है, ये कैसे स्ट्रक्चर है, कर्व स्ट्रक्चर, होलो है अंदर से। इस स्ट्रक्चर का जो सेंटर है वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए अब यहां से हम कुछ मिरर बनाएंगे, सरफेसेस बनाएंगे। हम इसको यहां से काट देते हैं, इसको यहां से काट देते हैं। क्लियर? और इनको काट के अलग रखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाला हिस्सा हम इधर उठा कर रख देते हैं, ये वाला हिस्सा इधर उठा के रखेंगे। और पॉलिश हमेशा राइट साइड करनी, ध्यान रखना। पॉलिश कहां करेंगे, राइट साइड। तो ये जो हमने लिए हैं ये मिरर है, और इसमें अगर मैं पॉलिश करूं, देखो मैं राइट साइड पॉलिश कर रहा हूं, राइट साइड पॉलिश, दोनों पे ही कहां पॉलिश करनी है, राइट साइड। ध्यान देना भैया, ये गलती नहीं करनी बिल्कुल, कभी कुछ और कर दो। तुमने क्या करा, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर ली है, कर्व फॉर्म में, कर्व स्ट्रक्चर, उसको थोड़ा कट करा, होलो है वो, खाली है, होलो स्फेयर। तो यहां आपको मिला एक ये स्ट्रक्चर मिली और एक पॉलिश आपने राइट साइड करी है। इसका मतलब ये जो है, ये जो ऐसा उभरा हुआ है, ये वैक्स है। वैक्स मतलब कोन वैक्स मिरर। कौन सा है ये, कोन वैक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कोन वैक्स मिरर। वैक्स मतलब पीछे वाला। ऐसे देखो, ये ऐसा फन होता है ना, फन, जैसे तुम फन करते हो, तो इस फन का जो पीछे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला, ये वैक्स है। जैसे एक्स है, ऐसे वैक्स है, तो पीछे वाला हिस्सा बोले तो वैक्स। अगर ऐसे पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है
तो समझ जाओ ये वैक्स है। पोलिश कहाँ हो रही है? राइट साइड। लेकिन केव, अगर बात हो केव की, गुफानुमा चीज, गुफा को तो सभी जानते हैं, है कि भैया? तुम भी जानते हो गुफा को, सभी जानते हैं। तो ये केव है, क्या है ये? केव। अब ये हो गया केव, इसमें राइट साइड पोलिश, तो ये बनेगा आपका कोन केव मिरर। कौन बनेगा? कोन केव मिरर भैया, ये बनेगा कोन केव मिरर। यहां से सीधी लाइन डाल देंगे जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। मैं फिर से डिटेल में इसको बताता हूं तुम्हें, ध्यान सुनना। ये समझ में आ गया ना? सौदा समझ में आ गया, समझ जाओ काम हो गया भैया पूरा। यहाँ हम स्फेरिकल सरफेसेस की बात करेंगे और ये समझ में आ गया ना, तो सारा काम डन डना डन हो जाने। चलो भैया देखें। ओके, तो ये हमने सारा प्रोग्राम सेट कर लिया। दो तरह के आपको स्फेरिकल, दो तरह के आपको स्फेरिकल मिरर मिले हैं। कितने मिले हैं? दो तरह के स्फेरिकल मिरर। पहला आपके पास है कोनवैक्स। क्या है? कोनवैक्स। देखो वैक्स ऐसे देखेंगे ना पीछे से, एक्स का पीछे, एक्स के पीछे देखे वैक्स, बोले तो वैक्स। पिछला हिस्सा देखना है मेरे बच्चों, पिछला हिस्सा देखना है। तो भाई ये हमारे पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस। राइट साइड में पॉलिश करेंगे। ऑलवेज किधर पॉलिश करना है बिड़ू लोग? राइट साइड में पॉलिश करना है। आगे चलेंगे, अब वो दूसरा हिस्सा उठाएंगे ऐसे करके, ये भी उठा लिया। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। पॉलिश हमने राइट साइड करनी है भैया। कहाँ करनी है? राइट साइड। ये डायग्राम प्रैक्टिस करते रहना सब लोग, समझे? ऐसा नहीं है कि देखा ये प्रोग्राम चल रहा है, टीवी देखा चले गए, ना ना, प्रैक्टिस करना है कॉपी पे। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स और ये वाला कॉनकेव, और ये हो जाएगा भैया ये आपका पोल। क्या होगा? पोल। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ये लाइन है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल। ये है कौन सा? प्रिंसिपल एक्सिस का। ये है एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। आगे चलेंगे, तो ये बन गया है कॉनवेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। और ये बन गया है कॉनकेव मिरर। कौन सा बना है? कॉनकेव मिरर। क्लियर है? देखो, पर ध्यान देना है, जिसमें केव हो, गुफानुमा हो, अंदर घुसना हो, इसमें कहां जाना हो? अंदर, मतलब वो कौन केव। जिसमें वैक्स पीछे वाला हिस्सा दिखे, मतलब कौन वैक्स। ओके, इन सरफेसेस को डिटेल में हम आगे देखेंगे। पहले इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। कौन वैक्स का काम है बखेरना। देखो एक्स का काम तो बखेरना ही होता है, जो एक्स है वो बखेर देता है, लाइट को विखेर देगा, डाइवर्स कर देगा। बिड़ू लोग क्या करेगा? डाइवर्स। जो लाइट रेज को बिखेरने का काम करे, लाइट आ रही है लेकिन उन्हें बखेर रहा है, उन्हें इधर उधर फैला रहा है, मतलब वो नेचर में कैसा है? डाइवर्जिंग है। और वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा है वो? कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन जो इकट्ठा कर ले, जो बेचारा शरीफ है, जो इकट्ठा कर ले, तो वो हमारा कॉनकेव। अब इकट्ठा कहाँ करेगा सर? बखेरेगा कहाँ? उसके लिए चाहिए अपने को फोकस, लेकिन फोकस से पहले चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके लिए समझो, ये पूरी बॉल है, ये पूरी बॉल है, जो पूरी गोल है। कैसी है? गोल। अब ध्यान से देखो, मैंने ये सरफेस उठाया बिड़ू लोग, ये वाला बच्चा पार्ट, ये उठाया ना, ये वाला हिस्सा उठाया ना। अब इसका मुंह किधर को खुला हुआ है? देखो, इसका मुंह इधर खुला हुआ है। तो ध्यान रखना, जिधर को मुंह खुला हुआ हो, जिधर को मुंह खुला हुआ होगा ऐसे, उधर की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा। इसका मुंह इधर खुला है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां जाएगा। क्लियर? इसका मुंह इधर की साइड खुला है, इसका मुंह इधर खुला है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां जाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल हाफ में, किसमें? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल हाफ में जो होता है वो प्रिंसिपल फोकस होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट। तो अब ध्यान से देखो यार, इसमें राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, कि सिस्टम राइट में है कि सिस्टम लेफ्ट में है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये कॉनकेव है। कौन सा है? कॉनकेव। कॉनकेव में सारा सौदा किधर है? लेफ्ट में। तो साइन कन्वेंशन में काम में आएगा, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल करने के लिए साइन कन्वेंशन का पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर राइट है तो मामला प्लस है, और लेफ्ट है तो भैया मामला नेगेटिव है। तो समझे बात को? यहां देखेंगे, ये हमारा कॉनकेव है। कौन सा है? कॉनकेव। कॉनकेव में पोल से नापो। कहां से नापो? पोल से। तो पोल से सब कहां जा रहे हैं? पोल से सब कहां जा रहे हैं? पोल से सब कहां जा रहे हैं भैया? पोल से जा रहे हैं राइट साइड। तो बोले क्या होगा? पॉजिटिव। और पोल से अगर लेफ्ट हो गए तो कैसा होगा? नेगेटिव। ऐसे कॉनकेव में जाएंगे, किसमें? कॉनकेव। कॉनकेव में जो राइट साइड है, पोल से नापो। कहां से? पोल से। पोल से जो राइट साइड है वो पॉजिटिव, सॉरी, हाँ, लेफ्ट साइड। अगर पोल से लेफ्ट साइड है, पोल से अगर ये, इसको हटा दो, पोल से अगर ये लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, और पोल से राइट है तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। साइन कन्वेंशन में ऐसा यूज करेंगे। क्लियर? तो हमें
सरफेस पढ़ने हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, कॉन्वेक्स पढ़ना है, कॉनकेव पढ़ना है। वैक्स मतलब जो पीछे वाला दिखे, ध्यान रखना, और कॉनकेव मतलब जो सामने वाला दिखे, कुछ ऐसा। ओके, जैसे यहां समझ रहे थे हम, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है तो लाइट रेज कहां वर्चुअली मिलेंगी, फोकस पे। वर्चुअली कहां मिलेगी, फोकस पे, कुछ इस तरीके से। और अगर हमारे पास कॉनकेव है तो वो कहां इकट्ठा करेगा, फोकस पे। कहां पे इकट्ठा करेगा, फोकस पे। किन लाइट रेज को, जो पैरेलल है। पैरेलल कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। पैरेलल लाइट कहां से आती है, इन्फिनिटी से। ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट पढ़ने अभी देखेंगे। चलो आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट स्लाइड पटक लेते हैं। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ, देखते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो तरह के मिरर आपको देखने के लिए मिलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो समझते हैं इसके स्फेरिकल मिरर। देखो जैसे हमें होलो स्फेयर लेना था, क्या होलो स्फेयर, उस स्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना था, कट कर लेना था। तो एक उसमें से निकला था कॉनकेव। कॉनकेव वो जिसमें गुफानुमा शेप हो, केव वाला ये केव। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले हम पैरेलल लाइट रेज डालेंगे। कौन सी लाइट रेज, पैरेलल। और पैरेलल लाइट रेज कहां जाके मिलेगी, फोकस पे। कहां जाके मिलेगी, फोकस, मतलब फोकस को पास करके निकलेगी, ऐसा मान सकते हैं। कहां से पास करके निकलेगी, फोकस। और ध्यान रखना, जो पैरेलल लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान रखना है। और वो आपस में भी पैरेलल है। सिंपल यही होना काफी नहीं है कि लाइट रेज खुद के ही पैरेलल हो, सिर्फ उन्हें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना जरूरी है कि वो फोकस पे आके मिले। कहां पे मिले, फोकस पे। ठीक, लाइट फोकस पे मिल जाएगी। चलिए, ये कॉनकेव मिरर है। ऐसा हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर, जिसका काम है लाइट रेज को बखेरना, लाइट रेज को इधर उधर कर देना। जो पैरेलल लाइट रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये उनको डाइवर्स करेगा। क्या करेगा, डाइवर्स। और हमें लगेगा कि लाइट रेज कहीं फोकस पे जाकर मिल रही है। कहां मिल रही है, कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। ऐसा वर्चुअल लगेगा। क्लियर है, तो इसलिए वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज। तो एक हमारे पास है कॉनकेव मिरर और दूसरा हमारे पास है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्सिंग, डाइवर्सिंग मतलब लाइट को बखेरने वाला। कॉनकेव मिरर कन्वर्सिंग, जो लाइट रेज को क्या करेगा, इकट्ठा करता है। ठीक है, अब जो कॉनकेव मिरर है उसकी खास बात क्या है, ये दो तरह की इमेज बनाएगा। ये रियल इमेज भी बनाता है, कैसा, रियल इमेज। और ये वर्चुअल इमेज भी बनाएगा। कैसे बनाएगा, वर्चुअल इमेज। अब सर रियल और वर्चुअल क्या होते हैं, तो रियल इमेज का मतलब जहां पे लाइट रेज सच्ची सच्ची मिले, ये लाइट रेज सच्ची सच्ची जाके मिले तो वो रियल इमेज। और ये जो लाइट रेज झूठी झूठी जाके मिले, मतलब ऐसा लगे कि लाइट रेज मिल रही है, मतलब लाइट रेज झूठी झूठी मिल रही है, ऐसा महसूस हो, तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसा, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बोले तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट होता है सीधा खड़ा होना, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मिरर के सामने आप खड़े रहते हो, वो डायरेक्ट इमेज होती है। और इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा। तो आपको रियल के साथ क्या लेके चलना है, रियल के साथ आपको इन्वर्टेड लेके चलना है। क्या लेके चलना है, इन्वर्टेड। तो रियल इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज कैसी बनेगी भैया, ये इरेक्ट बनेगी। कैसी, इरेक्ट मतलब सीधी, बिल्कुल जैसा आप खड़े हो सामने बिल्कुल वैसे आप दिखोगे। क्लियर, आगे चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म इसमें देख लेते हैं जो हमें आगे काम में आने वाली है। पोल क्या होता है, पोल, पोल का मतलब है सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेकिन मैं आपको एक दूसरी तरीके से समझाऊं कि पोल को क्या समझ सकते हो। आपने कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आपने प्रिंसिपल एक्सिस को पास किया है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को आप जहां से पास करोगे वो एक पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट आप कह सकते हो कि एक ऐसा पॉइंट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, वो आपका पोल हो सकता है। क्या हो सकता है, पोल। तो आप सिमेट्री तो लोगे ना, ये तो नहीं कि थोड़ा ऊपर कर दो थोड़ा नीचे, ना ना, सिमेट्री बोले तो हाफ। तो इस सरफेस को अगर आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और एक पॉइंट आपने ऐसा मान लिया उस सरफेस पे जो पूरे सरफेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और उस पॉइंट से क्या पास हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लीजिए वो आपका पोल है। क्या होगा, पोल। वरना आप ऐसे बोल सकते हैं कि सेंटर होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर क्या होगा, आपका पोल होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको समझाया है, वो कर्व स्ट्रक्चर का जो सेंटर या जिस स्फेयर से आपने मिरर बनाए हैं, जिस स्फेयर से आपने मिरर बनाए हैं, उसका जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे देखें, देखिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान रखना, पोल से
सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की, किसकी, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो बिल्कुल बीचम बीच है, एकदम सेंटर में है, उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। ये प्रिंसिपल फोकस भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, प्रिंसिपल फोकस। बहुत तरीके डेफिनेशन आप लोग बना सकते हैं। किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो पॉइंट जहां पर सारी पैरेलल लाइट रेज आके वर्चुअली या रियली मिलती हैं, वो प्रिंसिपल फोकस होगा। ओके, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल सेंटर में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल सेंटर में होगा, वो भी आपका क्या होगा, वो आपका फोकस पॉइंट हो जाएगा। और इसमें मजेदार बात ये है कि देखो जो फोकस है ना, ये फोकस देखो, अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर लो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप निकाल सकते हो फोकल लेंथ को दुगना करके। फोकल लेंथ को दुगना करके फोकल लेंथ क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की डिस्टेंस। क्लियर, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपको ध्यान रखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो आपका फोकस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या हो जाएगा, हाफ। जिनका आगे हम यूज करेंगे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको ऐसा मिल सकता है कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी जाए, आपसे कहा जाए कि कोई स्फेयर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर करीब 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसका फोकस क्या रहा होगा। तो फोकस आप बता, सॉरी, उसकी फोकल लेंथ क्या रही होगी। तो फोकल लेंथ आप बता देंगे उसका हाफ करके, 20 का हाफ करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 क्या होगी उसकी, 10 फोकल लेंथ हो जाएगी। इस तरीके से हम आगे चीजों को देखते हैं। हमने प्रिंसिपल एक्सिस समझ लिया है। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को काट के जाती है। तो रिलेटिवली आप सभी की डेफिनेशन बना सकते हैं, आसान है। फोकल लेंथ हमने समझ ली है, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस, या आप ऐसा कह सकते हो कि ये वो दूरी है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होगी, हाफ हो जाएगी। तो समझे, हमने स्फेरिकल मिरर समझा है, हमने टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर समझे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, केव से याद रखना है, केव। केव बोले तो गुफा, गुफा बोले तो प्लस का, कैसा, प्लस का। या रियल इमेज बनाने वाला, कैसा, रियल इमेज बनाने। अच्छा, दूसरा है वैक्स। वैक्स बोले तो वर्चुअल इमेज बनाने वाला, कैसा, वर्चुअल इमेज। भाई एक्स बोले तो वर्चुअली, सच में तो एक्स है ही नहीं, तो मतलब एक्स वैक्स वर्चुअल इमेज। तो कौन वैक्स हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज। आगे चलते हैं इनको डिटेल में पढ़ते हुए। चलिए गोली की रफ्तार से चलते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हुए कि स्फेरिकल सरफेस को हम और किस तरीके से जान सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूं कि भाई इसकी पोजीशनिंग कैसे होगी। क्या होगी, पोजीशनिंग कैसे होगी। अभी तक आपने जो पढ़ा है, अभी तक जो आपने पढ़ा है, इससे पहले उन सबको हम जल्दी से एकदम पकड़ लेते हैं ताकि उसको अप्लाई कर सके। मेन चीज, कचरा बहुत है, फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना। कोई छोटी मोटी चीज पेपर में नहीं आती कि ये बताओ भाई फोकस क्या है, ये सब बकवास बात है। मुद्दे की चीजें तो एकदम थोड़ा लेवल तुम बढ़ा के चलोगे तभी काम चलेगा। देखते हैं स्फेरिकल सरफेसेस। तो एक निपटाया हमने कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। कौन सा भैया, कॉनकेव मिरर। दूसरा कौन सा निपटाया भैया, कॉनवेक्स मिरर। कौन सा है, कॉनवेक्स मिरर। चलो भैया दोनों को एक बार फिर समझ लेते हैं। कॉनकेव मिरर, याद रखना, वर्चुअल भी बनाएगा भैया, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनाएगा, है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा इमेज, और भैया साथ साथ रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके पास खास बात होती है, कॉनकेव मिरर के पास बहुत खास बात होती है, भयंकर एकदम। ये इकलौता ऐसा चीता बंदा है जो रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। लेकिन कॉन्वेक्स बेचारा लाचारा, ये नहीं बना पाता। वैक्स बोले तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, देखो वी एक्स आ रहा है, वैक्स मतलब वर्चुअल, अपने नाम में लेके चल रहा है। वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्लेन मिरर को थोड़ा सा अलग छोड़ देते हैं क्योंकि प्लेन मिरर पेपर में ज्यादा पूछा नहीं जाता। भरने के लिए तो हम सिलेबस में कुछ भी डाल सकते हैं, बेमतलब टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। प्लेन मिरर फिर भी मैं आपको बता के चलूंगा, अभी समझते हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या होगा, जो बनाएगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, और वो क्या और बना सकता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना सकता है। ये दोनों तरह की इमेज बनाता है।
ठीक। लेकिन जो आपका कॉन्वेक्स है वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, ओनली एक तरह की। ये नेचर में कैसा है, कन्वर्जिंग, वो नेचर में कैसा है, डाइवर्जिंग, ये हमने समझ लिया था। ये कैसा है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, और वो नेचर में कैसा है, यह डाइवर्जिंग, जो लाइट को बखेरता है, डाइवर्जिंग। चलिए दूसरी बात, ये छोटी इमेज भी बना सकता है, मतलब स्मॉलर इमेज भी बना सकता है, और भैया ये मैग्नीफाइंड भी बना सकता है। कैसी, मैग्नीफाइंड बना सकता है। ये डिमिनिश्ड भी बना सकता है, डिमिनिश्ड भी बना सकता है। इसके तो मजे मजे, कुछ भी बना सकता है। ये सिर्फ आपको स्मॉलर इमेज बनाते हुए मिलेगा। कैसी, स्मॉलर, बहुत छोटी इमेज, या पॉइंट साइज, नियरली कैसी, पॉइंट साइज इमेज। ये कभी बड़ी इमेज नहीं बनाता, ऑब्जेक्ट में कभी बड़ी इमेज नहीं बनाएगा। ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन, कॉन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन, भाई दिमाग में डाल लो इस बात को ना, बकवास की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे बैठे रहो, कंसंट्रेशन बनाए रखो। ऐसा नहीं है कि तुम 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो और तुम्हें हलवा मिल जाए 5 मिनट में, ले बेटे सौदा डाल लेना, तो मेहनत करनी पड़ेगी, डिटेल में चीजें सीखनी पड़ेगी, एक एक लाइन बिल्कुल डिटेल में समझनी पड़ेगी, तभी जाके क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है एग्जाम में। समझे ना, कभी वन शॉट निपटा दिए, आई वे दे घंटे की वन शॉट है, स्लाइड चलना ना, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा साथ साथ। ठीक है, देखो क्या है कि स्मॉलर मैग्नीफाइड, ये हमने समझ लिया। अब कैसे होगा, देखो मैं थोड़ा एक इमेज बना के तुम्हें दिखाता हूँ। ये है कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर। आगे भी दोबारा दो दो बार करा के चलूंगा, एक ही वीडियो में तुम्हें दो दो बार सब चीज पढ़ा के चलूंगा, जिस साथ साथ रिवीजन होता रहे, समझे बात को। तो ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारे पास फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इन्फिनिटी पे रखूं, कहां रखता हूं, इन्फिनिटी पे, तो इमेज फोकस पे बनेगी, कहां बनेगी, फोकस पे। इस तरह की चीजें मैं तुम्हें याद कराऊंगा, पर पहले भी थोड़ा हल्का हल्का चीज समझ लेते हैं। होगा क्या, अगर मैं इस तरह लूं, ये कॉनकेव है, तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा, पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज वर्चुअल बनेगी और बड़ी बनेगी और मिरर के पीछे बनेगी। लेकिन अगर आप फोकस पे रखोगे, इन्फिनिटी बनेगी, इससे पहले रखोगे तो इसके बीच में ऐसे ऐसे इमेज पोजिशनिंग होती चली जाएगी। मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट की हाइट में कोई लोचा नहीं है, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको सेम दिखेगी, लेकिन इमेज आपकी इस तरह बढ़ती चली जाएगी, इस तरफ, फोकस से इस तरफ बढ़ती चली जाएगी, और लास्ट में वर्चुअल, जो वर्चुअल का केस है वो आपको यहां पे बनते हुए दिखेगा पीछे की तरफ। ये स्पेशल केस होगा, यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। आप क्वेश्चन को पढ़ के आसानी से समझ सकते हो कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। आंसर आपको ऐसा बता दूंगा कि आप बस क्वेश्चन को पढ़ो और एकदम से आंसर बता दो, इस तरीके से सिखा दूंगा, बस कंसंट्रेशन बना के रखेंगे। चलो तो रुकते हैं थोड़ी देर। वर्चुअल ऐसे तो समझे बात को, ऐसे करना है इस चीज को, तो वर्चुअल, वर्चुअल यहां बन जाएगी। इस तरह हम कॉन्वेक्स के लिए इमेज बनाएंगे। ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। इसका बस एक ही केस है भैया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो फोकस पे बनती है इमेज, वरना सारी इमेज पोलर फोकस के बीच में बनेगी, छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट। इतना ध्यान रख लेना। कॉन्वेक्स में तो भैया बस एक ही केस है कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, वट एवर द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, भैया ऑब्जेक्ट फला फला कहीं भी रखा है, कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट को, इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर में, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान रखो। अब बात यह है कि भाई अगर इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस पे बन सकती है, बस एक ही केस है। और आगे चलेंगे थोड़ा डिटेल में, अभी हम समझेंगे इसकी पोजीशनिंग के कहां कहां पे पोजीशन हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। किस तरह बनता है, देखो तुम्हें क्या समझना है। अगर मैं कॉनकेव मिरर के लिए बताऊं, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, देखो कॉनकेव मिरर में क्या समझेंगे, ऐसा कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर में ही देख लेते हैं। चलो कॉनकेव मिरर को पकड़ेंगे अभी यहीं पे। चलो भैया देखो, कॉनकेव मिरर को यहां समझ लेते हैं और फिर बॉक्स को आराम से देख ले। इतना ध्यान रखना है इसमें, इतना ध्यान रखना है। कैसे, ये है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव
ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है? तुम्हें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में, अगर मैं ऐसा करूं ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज फोकस पे, एक पेन उठा देना, इसके अंदर से पेन दो, पास करो पास करो। क्यों? देखो ऑब्जेक्ट, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रहना है, ठीक है? या आप इसको ऑब्जेक्ट, इसको ले सकते हैं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा, ठीक है? ध्यान रखना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, पॉइंट साइज वर्चुअली डायरेक्ट, ऐसे रिपीट करना मेरे साथ। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, कॉनकेव के लिए पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए, मिरर के लिए ध्यान देना। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एट इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस, एट फोकस कैसे दिख रहा है आपको? पॉइंट साइज, कैसा है? पॉइंट साइज। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ऐसे लाइन समझ लेना है। पोजीशन, पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे, कहां पे? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस, इमेज एट फोकस। पॉइंट साइज कैसी? पॉइंट साइज डिमिनिश बोल सकते हो, डिमिनिश। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे हम इधर लाएंगे, यहां लाएंगे, तो अगर आप यहां देखोगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सी। कहां पे आ गया ऑब्जेक्ट? बियॉन्ड सी। इमेज इधर चलेगी, इमेज कहीं यहां चलेगी, यहां से यहां, यहां से यहां, फोकस से यहां। तो ये कहां पे आ गया? ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, समझे? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आएगा, इमेज इधर से अपने साइज को बढ़ा के इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, कुछ इस तरीके से। क्लियर? ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है, इन्फिनिटी बियॉन्ड सी एट सी, इन्फिनिटी बियॉन्ड सी एट सी। कैसे ध्यान रखना है? मेरे साथ रिपीट करेंगे। इन्फिनिटी बियॉन्ड सी एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट एफ, फिर एफ, बिटवीन एफ एंड टी। तो टोटली आपके पास कुछ 6 सीन हो जाएंगे। इन्फिनिटी बियॉन्ड सी एट सी, इन्फिनिटी बियॉन्ड सी एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, फिर एफ, फिर एफ, उसके बाद बिटवीन एफ एंड पोल, बिटवीन एफ एंड पोल। तो टोटल 6 केस होंगे ऑब्जेक्ट को रखने की। ऑब्जेक्ट को सिर्फ आप 6 पोजीशन पे रख सकते हैं। कहां कहां पे? मेरे साथ दोहराएंगे। इन्फिनिटी, कहां पे? इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एफ, फिर बिटवीन एफ एंड पी। तो 6 केस है। अब इसी केस के हिसाब से आप ऑब्जेक्ट को समझोगे, ऑब्जेक्ट भी 6 जगह बनेगा, तो वो इस तरह मूव करता चल जाएगा, इस तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें होने वाला है एट सी वाला। अगर ऑब्जेक्ट एट सी पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे है? एट सी पे, तो इमेज भी कहां पे बनेगी? इमेज भी एट सी पे बनेगी। कहां पे? एट सी। ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, इक्वल इन साइज। यहां पर मैग्निफिकेशन 1 होती है, यहां पर m की वैल्यू क्या होती है? 1। ध्यान रखना, m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 1। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए कि इमेज का साइज भी ऑब्जेक्ट के इक्वल हो, या मैग्निफिकेशन भी क्या हो? मैग्निफिकेशन 1 हो जाए। तो ध्यान देना है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, जो कि कैसी होगी? सेम साइज की होगी ऑब्जेक्ट के। अब जैसे आप आगे चलते चले जाओगे तो बिटवीन सी एंड एफ जाओगे, कहां पे? बिटवीन सी एंड एफ, इमेज इधर खिसक जाएगी। तो मिरर के केस में क्या हो रहा है? मिरर के केस में ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है, इमेज मिरर से दूर जा रही है, इमेज मिरर से दूर जा रही है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे। और अगर आपका ऑब्जेक्ट ही फोकस पे रख दिया जाए तो अब तुम समझ गए होगे मेरे बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट कहां रख दिया जाए? फोकस पे। कहां पे रखा जाए? फोकस पे। तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। कैसी बनेगी? एनलार्ज बनेगी। कैसी? एनलार्ज, मैग्नीफाइड जिसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ केस आपके सामने आएंगे, ध्यान रखना। आपको देखना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पू, पोजीशन ऑफ इमेज पुई, फिर साइज, साइज कह सकते हो आप, नेचर कह सकते हो आप, और साइज ले सकते हैं, नेचर ले सकते हैं, मैग्निफिकेशन ले सकते हैं। क्लियर है? तो पू में क्या लिखना है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले कहां रखना है? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। इमेज कहां बनेगी? एट फोकस। कहां बनेगी? एट फोकस। ऐसा करके नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा? पॉइंट साइज। कैसा होगा? पॉइंट साइज। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, इमेज ऐसे आ रही है, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, इमेज ऐसे आ रही है। ध्यान रखना है, माइंड में बस ये चीज डाल देनी है कि कॉनकेव मिरर है,
उसमें ऑब्जेक्ट इधर खिसकेगा तो इमेज इधर की तरफ चलेगी। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ होगी, फोकस पे। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ जाएगी, बिटवीन सी एंड एफ। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, एट सी, इमेज कहाँ चली जाएगी, एट सी। तो इमेज ऐसे जा रही है और ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा है, इसे ध्यान रखना है। इसको थोड़ा हम टेबल के बेस पे समझते हैं। देखो चलो, तो जो चीज मैंने आपको बताई, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, कहां पे हो, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां बनेगी, देखो फोकस पे। कहां पे बनेगी, फोकस पे। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज। और मैग्निफिकेशन की बात करें जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी एम से डिनोट कर लो, एम। अगर इमेज छोटी तो एम भी छोटी, इमेज बहुत छोटी तो एम भी बहुत छोटी। किससे, वन से। किससे, वन से, ध्यान रखना है। तो एम की वैल्यू बहुत छोटी होगी, किससे, वन से। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब वो डिमिनिश्ड होगी बेसिक। चलो आगे बात करेंगे। तो बियॉन्ड सी, अगर आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बियॉन्ड सी, जैसे मैंने आपको बताया, पहले कहां रखना है, इन्फिनिटी, फिर कहां रखना है, बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी में जो इमेज है कहां बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब इसमें अभी तक तो सारे केस कैसे होंगे, रियल एंड इन्वर्टेड के। और फिर साइज कैसा होगा उसका, डिमिनिश हो जाएगा। कैसा, डिमिनिश। उसके बाद देखिए, अगर आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एट सी, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इस पे स्टार बना लो भाई, 5 रुपए का केस है, स्टार एकदम। अगर ऑब्जेक्ट कहां पे है, सी पे, इमेज कहां बनेगी, सी पे, इमेज कहां बनेगी, सी पे। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, सेम, देखो इक्वल एज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, बिटवीन सी एंड एफ। अब ध्यान देना, इमेज का साइज बढ़ते जा रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज तो सेम ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले इमेज का साइज कैसा है, बड़ा है। अब कहां पे लिखेंगे, बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज बियॉन्ड सी। कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड, एनलार्ज हो रही है, देखो बढ़ रही है साइज। अब ऑब्जेक्ट कहां गया, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस पे, इमेज कहां होगी, इन्फिनिटी पे। ध्यान रखना, पहले केस में क्या था, पहले केस में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकस पे, तो इमेज कहां पे है, इन्फिनिटी पे। अब वो हाईली एनलार्ज हो गई, तो मतलब m की वैल्यू 1 से क्या होगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। इस केस में तो छोटी रखनी थी हमें, इस केस में क्या होगी, छोटी। चलो, यहाँ m की वैल्यू 1 से क्या रहेगी, बहुत बड़ी। और ये आपका स्पेशल केस है, ये वाला स्पेशल केस, कि भैया हमें अगर कॉनकेव में, किसमें, कॉनकेव मिरर में, किसमें, तो जैसे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करी है, तो ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा रहेगा, ध्यान रखना, पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा रहे, तो वो इमेज जो बनेगी ना उसकी, वो मिरर से पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट मैग्नीफाइंड कब बनती है। एक इमेज आपको बनानी है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वो मैग्नीफाइंड भी होनी चाहिए। तो ये केस सिर्फ कॉनकेव मिरर का है। ऐसा मत रट लेना कि जो कॉनकेव मिरर है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड ही बनाता है, ना ना, वो उसका एक केस होता है जिसमें वो मिरर के पीछे इमेज बनाएगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। कौन बनाएगा, कॉनकेव मिरर। किसकी बात करनी है, कॉनकेव मिरर की। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, किस पे, कॉन्वेक्स मिरर पे। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर की, इसमें कॉन्वेक्स मिरर में ज्यादा कुछ खास नहीं है, एक सिंपल सी बात है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज फोकस पे है, पॉइंट साइज है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, छोटी, सिर्फ इतना है। और अगर आपने ऑब्जेक्ट कहीं और रख दिया, इन्फिनिटी के बजाय आपने कहीं और ऑब्जेक्ट अगर रखा ना, इन्फिनिटी के बजाय कहीं और अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो ध्यान रखना, इमेज हमेशा कहां बनेगी, पोल और फोकस पे बनेगी, बीच में बनेगी। किसके, पोल और फोकस के बीच में, जो कि मिरर के कहां होगा, पीछे की तरफ, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट बननी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और डिमिनिश या छोटी बननी है साइज में। क्लियर, क्योंकि वर्चुअल आपको हमेशा मिरर के पीछे ही बनती हुई दिखेगी, महसूस होगा कि लाइट रेस आगे से आ रही है, पर वो वर्चुअली मिलती कहां है, मिरर के पीछे। तो दो ही केस में आते हैं। कुछ रे डायग्राम है समझ लेते हैं। पहला होगा कि अगर लाइट रे पैरेलल जाए, तो मैंने आपको 10 बार बता दिया कम से कम, अगर लाइट रे पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास होगी। चलिए, मान लो अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, हाँ ये केस भी भैया, अगर लाइट रे, इसको काट देते हैं, इस वाले को समझते हैं। अगर लाइट रे आप कहां से भेजोगे, फोकस से, लाइट रे कहां से भेजोगे, फोकस से, तो पैरेलल हो जाएगी, क्या होगी, पैरेलल। वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल। फोकस से जाने वाली, ये क्वेश्चन देखो, ये पूछा जाता है पेपर में कि रे डायग्राम कंप्लीट कीजिए। लाइट रे अगर फोकस से, लाइट रे फोकस से जाएगी, तो वो आपको पैरेलल होते हुए दिखेगी। ये चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में भी आएगा, शायद अगस्त या सितंबर के आसपास आपके एग्जामिनेशन हो, तो आपको इस चीज ध्यान से समझ लेनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए,
लाइट रे कहां से जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नॉर्मल डालते हैं, क्या डालते हैं, नॉर्मल, और नॉर्मल 90 डिग्री एंगल। नॉर्मल पे गिरने वाली सभी लाइट रेज कभी रिफ्लेक्शन शो करती ही नहीं है। वो रिफ्लेक्शन मतलब ये है कि वैसे वाला नहीं कि आपको एंगल के साथ दिखेगा, वो सेम पाथ पे वापस चली जाती है। ऐसा समझो कि मान लो आपके पास एक प्लेन सरफेस है और यहाँ आपने एक नॉर्मल डाल दिया, तो इस पे अगर आप कोई लाइट रे डालोगे नॉर्मल पे, इस पे डालोगे नॉर्मल पे, ध्यान देना, नॉर्मल पे अगर आपने कोई लाइट रे डाली है तो वो सेम पाथ पे वापस चली जाएगी, सेम पाथ पे वापस, क्योंकि इस कंडीशन में जो एंगल आई है वो भी 90 डिग्री और जो एंगल आर है वो भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को नॉर्मल बोल देते हैं, बेसिकली क्या बोलेंगे, नॉर्मल। लाइट रे अगर नॉर्मल पे गिरेगी, किस पे गिरेगी, नॉर्मल पे, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरेगी, तो जिस पाथ से आई है उसी पाथ से क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। फोकस वाला मैंने आपको बता दिया, तो इसको भी छोड़ देते हैं। हाँ, एक केस और है कि अगर लाइट रे पोल पे गिर रही है, कहां पे गिरेगी, पोल पे, तो जितने एंगल से इंसिडेंट करा है उसने, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करके वो वापस जाएगी। क्लियर। लाइट रे अगर पोल पे गिरेगी, कहां गिरेगी, पोल पे, तो उतने एंगल से वो वापस जाएगी। अब इन सब का यूज करके मैं आपको कुछ इमेज बना के दिखाऊंगा। चलो देखते हैं इमेज कैसे बनती है। इसमें देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन समझेंगे, पहले एक इमेज बना लेंगे हम लोग। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा है, बियॉन्ड सी रखा है, कब रखा है, बियॉन्ड सी। कॉनकेव मिरर है, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर। देखो पोलिस राइट साइड में है और केव गुफानुमा शेप का, ठीक है। यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, सही है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से हम यू मानते हैं, क्या मानते हैं, कहने का मतलब यू बोले तो तू और तू बोले तो अकेला, तो अकेला भी पहले अकेला बंदा है, पहले बंदा अकेला आएगा, फिर जब ये आएगा तो फिर ये दो बन जाएंगे, दो बोले तो वी, वी बोले तो हम, तो फिर क्या है गम। इसलिए अगर हम लेंगे अकेला बंदा यू, यू बोले तो ऑब्जेक्ट, कौन है, ऑब्जेक्ट, शुरुआत में ऑब्जेक्ट अकेला है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से हम यू मानते हैं, क्या लेट करते हैं, चलिए ये भी अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट रखा है हमने कॉनकेव मिरर के सामने, पहली लाइट रह जाएगी पैरेलल वाली, कहां से निकलेगी भैया, फोकस से, कहां से निकल गई, फोकस से। चलिए एरो, ये एरो बनाना बहुत जरूरी है डायरेक्शन दिखाने के लिए। लाइट रे पैरेलल गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और पैरेलल जाके कहां से निकल गई, फोकस से, कहां से निकली, फोकस से, ओके। दूसरी लाइट रे मैं पोल से डालता हूँ, और पोल वाले के लिए क्या सिखाया कि सेम एंगल से आनी चाहिए गुरुजी, चलिए तो सेम एंगल से आ गई, ये लाइट चलेगी सेम एंगल वाली, तो जहां पे इन्होंने इंसिडेंट करा, जहां पे कट करा है, वहां पे आपकी इमेज बन जाएगी, क्या बनेगी, वहां पे इमेज बन जाएगी। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है, कहां बन रही है, बीच में। दो ही लाइट रेज का कमाल है, आप इन दो का यूज कर लेना। तो पहली लाइट रे पैरेलल भेजोगे, कहां से निकलेगी, फोकस से, दूसरी पोल से निकलेगी, जहां इंटरसेक्ट करेगी, जहां ये दोनों काटेगी, वहां पे क्या बन जाएगी, इमेज। अभी दो हो गए, पहले अकेला था तो ये यू था, अब ये दो हो गए तो अब ये बोलेगा वी, क्या बोलेगा, वी। तो इसलिए इमेज की जो डिस्टेंस है, इमेज की जो डिस्टेंस है पोल से, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, उसको वी से डिनोट करते हैं, किससे, वी से। इस तरह आपको रे डायग्राम कंप्लीट कर लेने जितने भी आपको बनाने हैं। एक केस और मैं इसका बना के दिखाऊंगा आपको, इधर ही बना देता हूं। ये हमारे पास है कॉनकेव, ये हमने कर दी है पोलिश, क्या कर दी है, पोलिश। चलो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच में रखा, इंपोर्टेंट वाला केस है। कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए तो इमेज कहां बनेगी, कमेंट करेंगे, बहुत जल्दी कर कमेंट करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए तो इमेज कहां बनेगी, तो देखेंगे भाई हमने पहली लाइट रे पैरेलल भेजी और पैरेलल जाने वाली कहां से निकलेगी, फोकस से, कोई दिक्कत नहीं, चलेगी गुरुजी, कोई बात नहीं। दूसरी लाइट रे अगर हम चाहें, हम पोल से फेंकेंगे, कहां से, पोल से, सेम एंगल से लाइट चली जाएगी इस तक, थोड़ा वाइड हो रही है लाइट रेज, वाइड हो जाएंगी, हमें महसूस होगा कि लाइट रेज कहीं भैया पीछे से आ रही है, कहां से, पीछे से, और यहां हमारी एक इमेज बन जाएगी, क्या बनेगी, इमेज। ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, इमेज हो गई
ए डैश और ये बी डैश। क्लियर? इस तरह वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज मिरर के पीछे बनेगी और साइज में कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। आइए आगे चलते हैं। तो पोल से जो इमेज है उसकी दूरी v और ऑब्जेक्ट से पोल तक की दूरी u और फोकस से पोल तक की दूरी f। क्या होगी? f। अब इनका रिलेशन सेट करना है, इनका रिलेशन जिसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन बोर्ड में इस तरीके से आया हुआ था कि राइट द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, राइट द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। अभी रिलेशन बहुत से बच्चे ऐसे रट के चले जाते हैं कि भाई ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है ये भी तो समझना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको समझना है कि भाई रिलेशन देखना है फोकस, फोकल लेंथ का, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल का। तो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको याद कर लेना, 5 बार दोहरा भी लेना है। ओके, ये जो प्लस का साइन है ये मिरर को दिखा रहा है। किसको? मिरर को। अगर यह माइनस कर दो तो ये लेंस बन जाएगा। क्या बनेगा? लेंस। तो पहला है कि भैया रिलेशन किस किस में रिलेशन है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में, इमेज की डिस्टेंस में और फोकल लेंथ में। उसी को हम क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला, जो कि क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर है? फॉर्मूले को याद रख लेना। आगे चलेंगे, इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं पर वो 10th क्लास के लिए नहीं है। अगर इसको हम u से मल्टीप्लाई कर दें तो नया फॉर्मूला बनेगा, v से मल्टीप्लाई करें अलग फॉर्मूला बनेगा। और इसमें एक न्यूटन फॉर्मूला होता है, एक न्यूटन फॉर्मूला जो पोजीशन और स्पीड के लिए बहुत काम में आता है। वो आप बड़ी क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ अगर IIT नीट की आप प्रिपरेशन करो तब। आगे देखेंगे। अभी है मैग्निफिकेशन। किसकी बात करेंगे? मैग्निफिकेशन। लेकिन सर ये मैग्निफिकेशन कौन सी है? तो भैया मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन। दो तरह की मैग्निफिकेशन आपकी होती है। एक मैग्निफिकेशन होती है एंगुलर मैग्निफिकेशन और एक मैग्निफिकेशन आपकी होती है लीनियर मैग्निफिकेशन। जो डिस्टेंस की बात करें, किसकी? डिस्टेंस की बात करें वो लीनियर, और जो एंगल की बात करें वो आपकी एंगुलर। तो 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से अभी हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन है सिर्फ। क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन। अब इसको समझेंगे क्या कि सर लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है? तो मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाई समझेंगे। मैग्नीफाइंग मतलब इमेज, इमेज मतलब कि कंपैरिजन। एक तरफ ऑब्जेक्ट है, एक तरफ इमेज है। इमेज बड़ी बनी है कि छोटी बनी है, इसको जानने के लिए मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो जो हाइट है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के बीच का जो कंपैरिजन है, क्या बोलेंगे? इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के बीच का जो कंपैरिजन है भैया, तो वही आपका मैग्निफिकेशन है। मतलब इनका रेशो जो है मैग्निफिकेशन है। तो देखो बाद में कौन आया, याद रखना, जो बाद में आता है उसको पहले रखते हैं और जो पहला आता है उसको बाद में। किस तरीके से? तो कह सकते हैं HI अपोन में HO, ये आपकी मैग्निफिकेशन हो जाती है। क्या होगी ये? मैग्निफिकेशन। अगर कोई पूछे व्हाट इज मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर या लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें, तो सिंपल है, एक तकिया कलाम आपको याद रख लेना है। मैं आपको फॉर्मूले बनाने भी सिखाऊंगा कि फॉर्मूले किस तरह बनते हैं, उनकी डेफिनेशन भी कैसे बनती है। फॉर्मूले से ही आप डेफिनेशन बना सकते हैं। इस तरीके से कोई चीज अगर, देखो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल देखें। मान लो यहां पर कोई चीज मल्टीप्लाई में है v इक्वल टू आई आर, या ऐसा कर लेते हैं v अपोन में r कर लेते हैं, ये आपका, या v अपोन में i ये आपका r हो जाता है। रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसको अभी उठा लेंगे, समझेंगे। देखो इसको थोड़ा सा भी देख लेते हैं ध्यान से। फॉर्मूला है हमारे पास v अपोन i इज इक्वल टू r। v अपोन में i इज इक्वल टू, ऐसा लिखा है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बनानी है तो सिंपल एक तकिया कलाम याद रखेंगे, हमेशा अप्लाई करना है। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, क्या बोलना है? इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ। ये तो बोलना है कि दो चीज डिवाइड में है तो रेशो, दो चीज डिवाइड में तो रेशो, लेकिन मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट। जैसे यहां लिखा है इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और डंडे को बोलते हैं टू द, इस डंडे को क्या बोलेंगे? टू द, और आई बोले तो इलेक्ट्रिक करंट। तो कह सकते हैं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज द, क्या बोलेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे सेम आपको इसकी डेफिनेशन बनानी है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर की। क्या बनेगी? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या कहेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होगा?
हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात मजे की बात ये है कि यूनिटलेस क्वांटिटी होती है भैया, कैसी होती है? यूनिटलेस क्वांटिटी। दूसरा फॉर्मूला इसका होता है माइनस वी अपॉन यू। क्या बनेगा? माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। और वी क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया, वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। सारी डिस्टेंसेस कहां से काउंट होगी? पोल से। कहां से काउंट होनी है? पोल से। और हमारे पास u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब m के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है कि भैया कैसे कैसे इसको हमें यूज करना है कि m की वैल्यू कब कैसी होगी। चलो देखते हैं m की वैल्यू कब कैसी होगी। चलिए, मैग्निफिकेशन, पहला नोट 10 रुपए। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई भैया, m की वैल्यू पॉजिटिव, और m की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? ध्यान से देखिए, जब v की वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। v की वैल्यू नेगेटिव। अगर v की वैल्यू सॉरी अगर हमें m की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, बिल्कुल m की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो v की वैल्यू क्या चाहिए? हमें पॉजिटिव चाहिए। कि v तो माइनस है फॉर्मूले का, माइनस का v अपॉन u तो फॉर्मूला है। तो v इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब p पॉजिटिव हो गया। ठीक। अगर हमारी जो इमेज है पॉजिटिव कब? जब राइट साइड बने। कैसे बने? राइट साइड। अब तुम समझ रहे होगे, मिरर में राइट साइड बनने का मतलब है, मिरर में राइट साइड बनने का मतलब है मिरर के पीछे। मिरर में राइट साइड बनने का मतलब है बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर तो भैया हमेशा वर्चुअल होता है। कैसा? वर्चुअल। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान देना, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो v की वैल्यू कैसी रही होगी? पॉजिटिव, मतलब वो राइट साइड लाई करी होगी, और राइट साइड मतलब मिरर के पीछे। इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी होगी। लेकिन अगर m की वैल्यू नेगेटिव हुई, m की वैल्यू नेगेटिव, अगर m की वैल्यू नेगेटिव हुई तो इससे मतलब है कि जो आपका v है वो v कैसा रहा होगा? v आपका रहा होगा नेगेटिव। v कैसा रहा होगा? नेगेटिव। और v नेगेटिव का मतलब ये है आपका लेफ्ट साइड। कैसा होगा? लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड। और मिरर के लेफ्ट साइड बनती है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो केस हो गए, m अगर पॉजिटिव आया तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, m अगर पॉजिटिव आया वर्चुअल एंड डायरेक्ट, m अगर नेगेटिव आया भैया, m कैसा आया? नेगेटिव, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। समझे? बोल लेंगे। सेकंड नोट, दूसरा नोट, तो पहला कंप्लीट। दूसरी बात, अब इसमें क्या थोड़ी जरूरी चीजें हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे धड़ल्ले से, और फिर भैया आग लगा देंगे, भैया आग लगा देंगे। चला चला चलो, आंधे 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 भैया, आंधे भैया आंधे। चलो ये लो। तो क्या समझे हमने यहाँ से? m की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो भैया इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। m की वैल्यू अगर नेगेटिव, m की वैल्यू नेगेटिव, रियल एंड इनवर्ट, रियल एंड इनवर्टेड। समझे? ध्यान दे ले बेटे, इधर ध्यान दे ले, ये लाइफ बनाएगी, वो लाइफ नहीं बनाने की। चलो, m कितना है? पॉजिटिव, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। m नेगेटिव तो रियल एंड इन्वर्टेड, वही बिहाइंड और फ्रंट वाला केस। आगे चलेंगे। अब है भैया 10 रुपए का नोट, इस नोट के बाद करना है अपनों को न्यूमेरिकल से एकदम लाजवाब, एकदम धांसू न्यूमेरिकल। तो चलो ये समझना है, m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी, m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी तो इमेज भी बड़ी। सही है? अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी तो इमेज भी बड़ी। m की वैल्यू अगर 1 से छोटी, m की वैल्यू अगर 1 से छोटी तो इमेज भी छोटी। m की वैल्यू 1 से छोटी तो इमेज भी छोटी। और m की वैल्यू अगर 1 के बराबर, तो ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट केस है भैया। कहाँ? एट सी वाला। कहाँ पे? एट सी। कहाँ बनेगी? ये बनेगी इक्वल साइज की। कैसी बनेगी? इक्वल। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी, ध्यान रखना, m की वैल्यू 1 से बड़ी तो मैग्नीफाइड इमेज कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड या एनलार्ज बोल सकते हो। कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड या एनलार्ज। m की वैल्यू 1 से छोटी, अगर m की वैल्यू 1 से छोटी, m की वैल्यू 1 से छोटी तो भैया ये बनेगी डिमिनिस्ड। क्या बनेगी? डिमिनिस्ड या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और m की वैल्यू 1 के बराबर तो इक्वल,
इक्वल साइज की बनती है। कैसी? इक्वल साइज, जितना ऑब्जेक्ट उतनी ही इमेज। ये सब को अब कैसे यूज करें ये तुमने याद कर लिया होगा। पहली चीज है मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दूसरा है मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक होगा HI अपॉन में HO और एक होगा माइनस V अपॉन में U। इनको तुम एक साथ भी यूज कर सकते हो। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन यूनिट लेस क्वांटिटी, ध्यान रखना कैसी है? यूनिट लेस क्वांटिटी। इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बच्चा पार्टी? यूनिट लेस क्वांटिटी। अब इन सब का यूज करेंगे, हम आगे चलेंगे और कुछ धांसू से न्यूमेरिकल लगाएंगे। तुम्हारे लेगा एक नंबर न्यूमेरिकल भाई, एक नंबर, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन करने का तरीका, सबसे पहले जानिए कि आपको मिरर कौन सा दे रखा है। सबसे पहले काम यह है, क्वेश्चन को शांति से पढ़िए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया 50% काम तो समझो हुई हूं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो लगे रहो फिर क्या है, समझो। पहले तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ना है। अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर मिल गया है, कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। बिंदास इसको बना लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिरर ढूंढेंगे, मिरर को बना लेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर लो भैया, ये हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉन्वेक्स। चलो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा स्टेप, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को कि ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, निडल कहां रखी गई है। निडल प्लेस है 12 सेंटीमीटर पे। कहां पे? 12 सेंटीमीटर पे रखी गई है, मतलब निडल ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखना, याद रखना। ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखें। कहां पे? लेफ्ट साइड में, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर होनी है? पोल से। पोल से जो लेफ्ट पे वो नेगेटिव, पोल से जो राइट पे वो पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन का यूज जरूर करना है। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होगी? पोल से। पोल से जो लेफ्ट में नेगेटिव, पोल से राइट में वो पॉजिटिव। ये आपका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। और ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है? 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। आगे पढ़ेंगे, फोकल लेंथ दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपकी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। कितनी भैया? 15 सेंटीमीटर। अब गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या करेंगे, ये आपका गिवन हो जाएगा, u आपका होगा माइनस का कितना? 12, माइनस का 12 सेंटीमीटर। और f आपका हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। जैसे हमने मिरर बनाया, तो मिरर बनाते ही हमें ये पता चल गया, मिरर बनाते ही हमें पता चल गया कि इमेज कहां बननी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हो, अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हो, तो ये पक्की बात है कि इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगी। मतलब आंसर 15 से छोटा होगा। जो आंसर आएगा वो 15 से छोटा। तुम एमसीक्यू यहां से कर सकते हो आसानी से। अगर ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू मारा है तो देख लेना, जिसका ऑप्शन 15 से छोटा हो वही इसका आंसर होगा। और साइन भी कैसा होना चाहिए? प्लस का। प्लस का 15 से छोटा आपका आंसर आएगा। देखा, इस तरीके से यूज करना है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। गिवन हमने लिख लिया है, पहले हमें इसमें v निकालना, चेक करते हैं निकालना क्या है। चलो भैया, कह रहा है गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज। तो सिंपल सी बात है, पहले क्या पूछ रहा है? v पूछ रहा है, तो चलो v निकालेंगे। मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला क्या है? मेरे साथ साथ बोलते रहिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, वैल्यू को पुट करेंगे, इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। f कितना है? माइनस के 15, 1/-3 इज इक्वल टू v कितना है? v तो भैया निकालना ही हमें। उत्तरी u क्या भैया, v तो निकालना ही है। चलो u कितना? u k है, u k है, u तो भैया माइनस के 12 है, तो माइनस का 1/12। कोई दिक्कत नहीं। जहां u लिखा था वहां पे u रख दिया, जहां v लिखा था वहां पे v निकालना है, जहां f लिखा था वहां पे f रख दिया। आइए ये माइनस वाले को उठाएंगे, इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो 1/12 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/3। एलसीएम लेंगे दोनों का। चलो भैया, एलसीएम क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 की इधर, 12 की इधर, और इन दोनों के आपस में 15 माइनस 12, इन दोनों के आपस में 12 इंटू 15 इज इक्वल टू 1/v। ऊपर कितना बचा है? 3। कितना बचेगा? 3। नीचे कितना है?
12 इंटू 15 इज इक्वल टू 1/3। 3 से काटे, कितना काटे 4 टाइम्स, और 15 4 जा 60। 60 बोले तो 60 भी ऊपर कितना है, ऊपर 1/60, 1/60। अच्छा इज इक्वल टू में कितना 1/v, 1/v। तो v की वैल्यू कितनी, v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो प्लस का आ गया साइन, कैसा है प्लस का, और प्लस का क्या बता रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कैसे होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, कितना इजी था। आगे m निकाल लो भैया, लो मैग्निफिकेशन भी कहवे, क्या कहवे मैग्निफिकेशन। आ जाओ m इज इक्वल टू v अपॉन में u भी माइनस का रख देंगे वैल्यू, सिंपल है, फॉर्मूला याद, न्यूमेरिकल खत्म। फॉर्मूला याद कर लो, मैग्निफिकेशन कितना होगा, मैग्निफिकेशन माइनस बी अपॉन यू, m इज इक्वल टू माइनस v कितना है 60, कितना आया है v 60, u कितना है u के है भैया, u तो 12 है, माइनस का 12, तो आइए भैया कितना आएगा माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, 5 गए हो कितनी बार 5 बार, मैग्निफिकेशन 5। बताओ क्या सिखाया था, m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी, m की वैल्यू 1 से बड़ी, मैग्नीफाइंड बनेगी भैया, कैसी बनेगी मैग्नीफाइंड बनेगी रे, कैसी बनेगी मैग्नीफाइंड। क्या रखा है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द निडल इज मूव्ड फर्दर, फर्दर फ्रॉम द मिरर। देखो भैया कह रहा है कि अगर फार लेके जाओ, दूर लेके जाओगे, कद्दू फर्क नहीं पड़े, क्या फर्क पड़ेगा, साइज हल्का सा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, साइज में क्या आएगा चेंज। दूर लेके जाओगे तो देखो भैया तुम क्या चेंज कर रहे हो, v चेंज कर रहे हो, सॉरी u चेंज कर रहे हो, तो किस में चेंज आएगा v में चेंज आएगा, किसमें v में, और m में, दोनों में चेंज आएगा, पोजीशन चेंज होना शुरू हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, आइए भैया, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हाँ एक चीज और, जितने भी स्लाइड्स हैं, जितने भी नोट्स है, सब ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको पार्ट 2 में देखने के लिए मिलेगा। अभी हम इसको पार्ट 1 में कवर करेंगे, और जो आप अभी इस वीडियो खत्म होने के बाद आप हमारे पार्ट 2 पे जा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है, पूरी ताकत लगा देनी है क्वेश्चन को आग लगाने के लिए, समझे। देखो फिर से वही चीज जो सिखाई थी बिल्कुल सेम वही चीज अप्लाई करनी है, कि भैया पहले मिरर ढूंढो, अरे इसकी बहस की क्यों, क्या है, चलो पहले क्या ढूंढना है तुम्हें, पहले ढूंढो मिरर कौन सा है, तो मिरर है कन्वर्जिंग, और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा बताया हो भैया, बताओ कन्वर्जिंग में कौन सा बताया था, तो कन्वर्जिंग आपको बताया है कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर मैंने आपको कॉनकेव बताया हो, कौन सा कॉनकेव। देखो डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन को अगर अच्छे समझना है तो, कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर होना है कॉनकेव मिरर, कैसा होगा देखेंगे। देखो भैया कॉनकेव मिरर पहले बनाएंगे, कॉनकेव मिरर कर देंगे पॉलिश, राइट साइड में क्या करेंगे पॉलिश, राइट साइड में पॉलिश, ठीक। उसके बाद ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल, यहाँ तक काम खत्म हो गया, आगे चलेंगे। फॉर्म अ रियल इमेज, क्या बनाएगा एक रियल इमेज, कितनी हाइट की 4 सेंटीमीटर की, तो गिवन लिख लेंगे। अब लिखेंगे गिवन कितनी हाइट की, भैया हाइट है इसकी 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, हाइट ऑफ इमेज कितनी है 4 सेंटीमीटर, बताइए कोई दिक्कत, हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट मिल गई कितनी 1 सेंटीमीटर। चलो प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ये यू मिल गया। तो जो प्लेस की बात हो ना, प्लेस की समझ जाओ, तो भैया प्लेस बोले तो यू कितना माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब क्या क्या निकालना है, तुम्हें पहले v निकालनी है, क्या निकालनी है v। चलो भैया v देखेंगे, u तो हो गया हमारे पास कितना u माइनस का 20, जैसे इसमें मिरर की जरूरत पड़ने की नहीं, इसको हम डायरेक्ट मैग्निफिकेशन से कर सकते हैं। देखो भैया इसको करेंगे हम मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से, चलो देखेंगे कैसे, चलो भैया चलो। हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, यू कितना है माइनस का 20, और हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, एच आई अपोन में एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपोन में, एच आई अपोन में एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपोन, देखेंगे तो एच आई कितना है 4 सेंटीमीटर, ओके, एच ओ कितना है 1, कितना है 1,
इज इक्वल टू, देखो ध्यान देना है कि ये माइनस और v कितना है अपने पास पता नहीं कितना है, u कितना होगा माइनस का 20 माइनस 20, माइनस से माइनस खत्म, मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू जा 8, मतलब कि v की वैल्यू 80 होगी, 80 होगी, v की वैल्यू क्या होगी 80। लेकिन एक चीज समझनी है, कह रहा है कौन कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म अ रियल इमेज, पर रियल इमेज भैया इन्वर्टेड होती है, कैसी है इन्वर्टेड, तो ध्यान रखना यहाँ पे माइनस साइन आएगा। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अगर इन्वर्टेड है तो भैया नेगेटिव लेते हैं, क्या लेते हैं नेगेटिव, इसलिए हम माइनस का साइन लेंगे, यहाँ भी माइनस, तो आपका जो v है वो माइनस होगा, v कैसा होगा माइनस, और ये माइनस साइन बता रहा है कि इमेज रियल बनेगी, कैसी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ध्यान देना है, छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान देना है इनका। चलो भाई आगे चलेंगे, तो कैलकुलेट व्हाट इज द फोकल, अब फोकल लेंथ निकाल लो, कैसे, नाउ आपके पास v भी है माइनस का 80, आपके पास u भी है माइनस का 20, आपके पास f, अब आपको निकालना है, क्या यूज करेंगे इसमें हम, इसमें यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला, क्या यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, कैलकुलेट कर लेंगे, f की वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन f, 1 अपॉन v कितना भैया माइनस का 80, और ये देखेंगे u हमारे पास हो जाएगा, u कितना होगा माइनस का 1/20, चलो सोल्व कर दे रहे हैं, एलसीएम तो 80 आ गया, एलसीएम कितना आएगा 80 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 80 माइनस का 1 और माइनस का 4, क्योंकि 2 4 जा 80, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू माइनस 5/80, 5 से काटे कितनी बार, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 16, 16 तो माइनस का 16, f की वैल्यू होगी माइनस का 16 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या होगी माइनस का 16 सेंटीमीटर। इस तरह आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पहले मिरर का कॉन्सेप्ट देखो, हाइट ऑफ इमेज, हाइट एंड ऑब्जेक्ट, तो फिर इसको यूज कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो आगे ये क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए डाले हैं, ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, डिस्टेंस आपको मिल गई है, सब आपके पास है, पोजीशन नेचर ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ओके नेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट है जो 1 सेंटीमीटर हाई का है, तो आपको एच ओ मिल गया, एच ओ कितना है 1 सेंटीमीटर, चलिए नियर अ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स तो आपको पता ही है वर्चुअल इमेज बनाएगा, और मैग्निफिकेशन आपको मिल गई है 10, एम आपको मिल गया है 10, अब आपको निकालना है हाउ टॉल, टॉल बोले तो एच आई निकालनी है, क्या एच आई, सिंपल, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ, m इज इक्वल टू h, क्या करेंगे बताओ कैसे कर देंगे, ये हमारे पास होगा एच आई होगा इसमें 1, एच ओ होगा इसमें कितना, सॉरी एच ओ कितना है इसके अंदर, एच ओ है इसके अंदर 1 और m दे रखा है 10, चलो तो एच आई अपने को निकालना है, ये कितना है 1, ये कितना दे रखा है 10, तो रखेंगे वैल्यू 10 इज इक्वल टू एच आई अपॉन में, एच आई अपॉन में 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो एच आई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, इस तरह इसके न्यूमेरिकल है। अब आगे चलेंगे, अब देखते हैं यूजेस, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि यूज बताइए, स्पेशली ये वाला, ये जो है ना हेडलाइट, हेडलाइट की तरह वीडियो लोग, हेडलाइट ये रहा, टॉर्च में या सोलर पैनल में या हेडलाइट में, कॉनकेव वाले का केस हेडलाइट में बहुत बार पूछा जाता है, ये जो हेडलाइट, हेडलाइट होती है ना कार की हेडलाइट में कौन सा मिरर होता है, ध्यान रखना कॉनकेव मिरर होता है, कौन सा कॉनकेव। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सेविंग मिरर किसको कहते हैं, या ऐसे देखो लेडीज लगा रही है, कुछ लगा रही है लिपस्टिक सी, ये लोंडा देखो सेव कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लीन चिकना सोना रोंडा, ये अपना डेंटिस्ट है, ये कौन सा यूज करेंगे, ये सब कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, कौन से कॉनकेव। अगर देखा जाए कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स का काम है हाथी को छोटा दिखाना, हाथी को छोटा दिखाना, ट्रक को छोटा दिखाना, तो रियर व्यू मिरर में कुछ नहीं दिख रहा, बादशाह कह रहे हो, क्या कह रहे हो, रियर व्यू मिरर में कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब रियर व्यू मिरर कौन है, कॉन्वेक्स है, कौन सा है कॉन्वेक्स मिरर। इस तरीके से हम ये चैप्टर को, इस रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को ही खत्म करते हैं, और इससे अगली हमारे पार्ट 2 है, पार्ट 2 जाके देखिए, अब रिफ्रैक्शन के लिए बिल्कुल इस तरह डिटेल के साथ आपको समझा रखा है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं और उसमें पूछ सकते हैं, बाकी हमारी ऐप से जुड़िए, न्यूटन एजुकेशन हब चैनल में आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बहुत बढ़िया है क्वेश्चन करने का तरीका, सबसे पहले जानिए कि आपको मिरर कौन सा दे रखा है, सबसे पहले काम यह है क्वेश्चन को शांति से पढ़िए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया 50% काम तो समझो हुई हो,
अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो लगे रहो, फिर क्या है समझो। पहले तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ना है। अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर मिल गया है, कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। बिंदास इसको बना लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिरर ढूंढेंगे, मिरर को बना लेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर लो भैया, ये हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉन्वेक्स। चलो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा स्टेप, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को कि ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, निडल कहां रखी गई है। निडल प्लेस है 12 सेंटीमीटर पे, कहां पे 12 सेंटीमीटर पे रखी गई है, मतलब निडल ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखना, याद रखना। ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखेंगे, कहां पे, लेफ्ट साइड में, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर होनी है, पोल से। पोल से जो लेफ्ट पे वो नेगेटिव, पोल से जो राइट पे वो पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन का यूज जरूर करना है। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होगी, पोल से। पोल से जो लेफ्ट में नेगेटिव, पोल से राइट में वो पॉजिटिव। ये आपका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। और ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर। आगे पढ़ेंगे, फोकल लेंथ दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपकी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। कितनी भैया, 15 सेंटीमीटर। अब गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या करेंगे, ये आपका गिवन हो जाएगा, u आपका होगा माइनस का कितना, 12, माइनस का 12 सेंटीमीटर। और f आपका हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। जैसे हमने मिरर बनाया, तो मिरर बनाते ही हमें ये पता चल गया, मिरर बनाते ही हमें पता चल गया कि इमेज कहां बननी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हो, अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हो, तो ये पक्की बात है कि इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगी। मतलब आंसर 15 से छोटा होगा, जो आंसर आएगा वो 15 से छोटा। तुम एमसीक्यू यहां से कर सकते हो आसानी से। अगर ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू मारा है तो देख लेना, जिसका ऑप्शन 15 से छोटा हो वही इसका आंसर होगा। और साइन भी कैसा होना चाहिए, प्लस का। प्लस का 15 से छोटा आपका आंसर आएगा। देखा, इस तरीके से यूज करना है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। गिवन हमने लिख लिया है, पहले हमें इसमें v निकालना, चेक करते हैं निकालना क्या है। चलो भैया, कह रहा है गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज। तो सिंपल सी बात है, पहले क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है, तो चलो v निकालेंगे। मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला क्या है, मेरे साथ साथ बोलते रहिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, वैल्यू को पुट करेंगे, इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। f कितना है, माइनस के 15, 1/ माइनस 3 इज इक्वल टू v कितना है, v तो भैया निकालना ही है हमें। उत्तरी u क्या भैया, v तो निकालना ही है। चलो u कितना, u के है, u तो भैया माइनस के 12 है, तो माइनस का 1/12। कोई दिक्कत नहीं। जहां u लिखा था वहां पे u रख दिया, जहां v लिखा था वहां पे v निकालना है, जहां f लिखा था वहां पे f रख दिया। आइए, ये माइनस वाले को उठाएंगे, इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो 1/12 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/3। एलसीएम लेंगे दोनों का। चलो भैया, एलसीएम क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 की इधर, 12 की इधर, और इन दोनों के आपस में 15 माइनस 12, इन दोनों के आपस में 12 इंटू 15 इज इक्वल टू 1 में v। ऊपर कितना बचा है, 3, कितना बचेगा, 3। नीचे कितना है, 12 इंटू 15 इज इक्वल टू 1/3। 3 से काटे, कितना काटे, 4 टाइम्स, और 15 4 जा 60, 60 बोले तो 60 भी ऊपर कितना है, ऊपर 1/60, 1/60। अच्छा, इज इक्वल टू में कितना, 1/v। तो v की वैल्यू कितनी, v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, प्लस का आ गया साइन, कैसा है, प्लस का। और प्लस का क्या बता रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कैसे होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कितना इजी था। आगे m निकाल लो भैया, लो मैग्निफिकेशन भी क्या है, क्या क्या है, मैग्निफिकेशन। आ जाओ, m इज इक्वल टू v अपॉन में u भी माइनस का रख देंगे वैल्यू। सिंपल है, फॉर्मूला याद, न्यूमेरिकल खत्म। फॉर्मूला याद कर लो, मैग्निफिकेशन कितना होगा, मैग्निफिकेशन माइनस बी अपॉन यू।
m इज इक्वल टू माइनस v कितना है 60, कितना आया है v 60, u कितना है u के है भैया u तो 12 है, माइनस का 12, तो आइए भैया कितना आएगा माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, 5 गए हो कितनी बार 5 बार, मैग्निफिकेशन 5, बताओ क्या सिखाया था, m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी, m की वैल्यू 1 से बड़ी, मैग्नीफाइंड बनेगी भैया, कैसी बनेगी, मैग्नीफाइंड बनेगी रे, कैसी बनेगी, मैग्नीफाइंड, क्या रखा है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द निडल इज मूव्ड फर्दर फर्दर फ्रॉम द मिरर। देखो भैया कह रहा है कि अगर फार लेके जाओ, दूर लेके जाओगे, कद्दू फर्क नहीं पड़े, क्या फर्क पड़ेगा, साइज हल्का सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, साइज में क्या आएगा चेंज, दूर लेके जाओगे तो देखो भैया तुम क्या चेंज कर रहे हो, v चेंज कर रहे हो, सॉरी u चेंज कर रहे हो, तो किस में चेंज आएगा, v में चेंज आएगा, किसमें v में, और m में दोनों में चेंज आएगा, पोजीशन चेंज होना शुरू हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, आइए भैया, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हाँ एक चीज और, जितने भी स्लाइड्स हैं, जितने भी नोट्स है सब ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको पार्ट 2 में देखने के लिए मिलेगा। अभी हम इसको पार्ट 1 में कवर करेंगे, और जो आप अभी इस वीडियो खत्म होने के बाद आप हमारी पार्ट 2 पे जा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है, पूरी ताकत लगा देनी है क्वेश्चन को आग लगाने के लिए, समझे। देखो फिर से वही चीज जो सिखाई थी बिल्कुल सेम वही चीज अप्लाई करनी है कि भैया पहले मिरर ढूंढो, अरे इसकी बहस की क्यों क्या है, चलो पहले क्या ढूंढना है तुम्हें, पहले ढूंढो मिरर कौन सा है, तो मिरर है कन्वर्जिंग, और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा बताया हो भैया, बताओ कन्वर्जिंग में कौन सा बताया था, तो कन्वर्जिंग आपको बताया है कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर मैंने आपको कॉनकेव बताया हो, कौन सा कॉनकेव, देखो डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन को अगर अच्छे समझना है तो, कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर होना है, कॉनकेव मिरर, कैसा होगा देखेंगे। देखो भैया कॉनकेव मिरर पहले बनाएंगे, कॉनकेव मिरर कर देंगे पॉलिश, राइट साइड में क्या करेंगे पॉलिश, राइट साइड में पॉलिश, ठीक, उसके बाद ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल, यहाँ तक काम खत्म हो गया, आगे चलेंगे। फॉर्म अ रियल इमेज, क्या बनाएगा एक रियल इमेज, कितनी हाइट की 4 सेंटीमीटर की, तो गिवन लिख लेंगे अब लिखेंगे गिवन कितनी हाइट की, भैया हाइट है इसकी 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, हाइट ऑफ इमेज कितनी है 4 सेंटीमीटर, बताइए कोई दिक्कत, हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट मिल गई कितनी 1 सेंटीमीटर। चलो प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ये यू मिल गया, तो जो प्लेस की बात हो ना, प्लेस की समझ जाओ, तो भैया प्लेस बोले तो यू कितना माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब क्या क्या निकालना है, तुम्हें पहले v निकालनी है, क्या निकालनी है v, चलो भैया v देखेंगे, u तो हो गया हमारे पास कितना u माइनस का 20, वैसे इसमें मिरर की जरूरत पड़ने की नहीं, इसको हम डायरेक्ट मैग्निफिकेशन से कर सकते हैं। देखो भैया इसको करेंगे हम मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से, चलो देखेंगे कैसे, चलो भैया चलो, हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, यू कितना माइनस का 20, और हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, एच आई अपोन में एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपोन में, एच आई अपोन में एच इज इक्वल टू माइनस वी अपोन, देखेंगे तो एच आई कितना है 4 सेंटीमीटर, ओके, एच ओ कितना है 1, कितना है 1 इज इक्वल टू, देखो ध्यान देना है कि ये माइनस, और v कितना है अपने पास पता नहीं कितना है, u कितना होगा माइनस का 20, माइनस 20, माइनस से माइनस खत्म, मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, मतलब कि v की वैल्यू 80 होगी 80 होगी, v की वैल्यू क्या होगी 80। लेकिन एक चीज समझनी है, कह रहा है कौन कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म अ रियल इमेज, पर रियल इमेज भैया इन्वर्टेड होती है, कैसी है इन्वर्टेड, तो ध्यान रखना यहाँ पे माइनस साइन आएगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अगर इन्वर्टेड है तो भैया नेगेटिव लेते हैं, क्या लेते हैं नेगेटिव, इसलिए हम माइनस का साइन लेंगे, यहाँ भी माइनस, तो आपका जो v है वो माइनस होगा, v कैसा होगा माइनस, और ये माइनस साइन बता रहा है कि इमेज रियल बनेगी, कैसी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ध्यान देना है छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान देना है इनका। चलो भाई आगे चलेंगे, तो कैलकुलेट
व्हाट इज द फोकल, अब फोकल लेंथ निकाल लो कैसे, नाउ आपके पास वी भी है माइनस का 80, आपके पास यू भी है माइनस का 20, आपके पास एफ। अब आपको निकालना है, क्या यूज करेंगे इसमें हम, इसमें यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कैलकुलेट कर लेंगे, f की वैल्यू निकालनी है, 1/f, 1/v कितना भैया माइनस का 80, और ये देखेंगे u हमारे पास हो जाएगा, u कितना होगा माइनस का 1/20। चलो सोल्व कर दे रहे हैं, एलसीएम तो 80 आ गया, एलसीएम कितना आएगा 80 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 80 माइनस का 1 और माइनस का 4, क्योंकि 2 4 जा 80, तो 1/f इज इक्वल टू माइनस 5/80, 5 से काटे कितनी बार, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 16, तो माइनस का 16, f की वैल्यू होगी माइनस का 16 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या होगी माइनस का 16 सेंटीमीटर। इस तरह आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। पहले मिरर का कॉन्सेप्ट देखो, हाइट ऑफ इमेज, हाइट एंड ऑब्जेक्ट, तो फिर इसको यूज कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो आगे ये क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए डाले हैं। ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, डिस्टेंस आपको मिल गई है, सब आपके पास है, पोजीशन, नेचर, ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ओके नेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट है जो 1 सेंटीमीटर हाई का है, तो आपको HO मिल गया, HO कितना है 1 सेंटीमीटर। चलिए नियर अ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स तो आपको पता ही है वर्चुअल इमेज बनाएगा, और मैग्निफिकेशन आपको मिल गई है 10, M आपको मिल गया है 10। अब आपको निकालना है हाउ टॉल, टॉल बोले तो HI निकालनी है, क्या HI, सिंपल, M इज इक्वल टू HI अपॉन में HO, M इज इक्वल टू H, क्या करेंगे बताओ कैसे कर देंगे, ये हमारे पास होगा HI होगा इसमें 1, HO होगा इसमें कितना, सॉरी HO कितना है इसके अंदर, HO है इसके अंदर 1 और M दे रखा है 10। चलो तो HI अपने को निकालना है, ये कितना है 1, ये कितना दे रखा है 10, तो रखेंगे वैल्यू 10 इज इक्वल टू HI अपॉन में 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो HI इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इस तरह इसके न्यूमेरिकल है। अब आगे चलेंगे, अब देखते हैं यूजेस। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि यूज बताइए, स्पेशली ये वाला, ये जो है ना हेडलाइट, हेडलाइट की तरह बिडू लोग, हेडलाइट ये रहा, टॉर्च में या सोलर पैनल में या हेडलाइट में, कॉनकेव वाले का केस हेडलाइट में बहुत बार पूछा जाता है। ये जो हेडलाइट, हेडलाइट होती है ना कार की हेडलाइट में कौन सा मिरर होता है, ध्यान रखना कॉनकेव मिरर होता है, कौन सा कॉनकेव। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सेविंग मिरर किसको कहते हैं, या ऐसे देखो लेडीज लगा रही है, कुछ लगा रही है लिपस्टिक सी, ये लोंडा देखो सेव कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लीन चिकना सोना लोंडा, ये अपना डेंटिस्ट है, ये कौन सा यूज करेंगे, ये सब कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, कौन से कॉनकेव। अगर देखा जाए कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स का काम है हाथी को छोटा दिखाना, हाथी को छोटा दिखाना, ट्रक को छोटा दिखाना। तो रियर व्यू मिरर में कुछ नहीं दिख रहा, बादशाह कह रहे हो, क्या कह रहे हो, रियर व्यू मिरर में कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब रियर व्यू मिरर कौन है, कॉन्वेक्स है, कौन सा है कॉन्वेक्स मिरर। इस तरीके से हम ये चैप्टर को, इस रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को ही खत्म करते हैं, और इससे अगली हमारे पार्ट 2 है, पार्ट 2 जाके देखिए। अब रिफ्रैक्शन के लिए बिल्कुल इस तरह डिटेल के साथ आपको समझा रखा है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं और उसमें पूछ सकते हैं। बाकी हमारी ऐप से जुड़िए, न्यूटन एजुकेशन चैनल में आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कोर्स करना